हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूर्वाग्रह और विभेद वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। पूर्वाग्रह और विभेद के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले पूर्वाग्रह का अर्थ जाना था, पूर्वाग्रह की परिभाषा जानी थी, साथ ही साथ पूर्वाग्रह की विशेषताएं और उसके प्रकारों को जानने का प्रयास किया था। अब बात आती है कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पूर्वाग्रह के उपागम, विकास एवं कारण को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पूर्वाग्रह के आखिर प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे जीवन पर, उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम पूर्वाग्रह और विभेद में क्या संबंध होता है, किस आधार पर पूर्वाग्रह के द्वारा लोग विभेद करने लगते हैं, और पूर्वाग्रह और विभेद को कैसे अल्पमत किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इस वीडियो के अंतर्गत हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है पूर्वाग्रह से संबंधित उपागम या विकास एवं कारण। बात आती है कि पूर्वाग्रह आखिर बनते कैसे हैं, किस आधार पर व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रहों को बना दिया जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि इसका पहला कारण देखते हैं, वो होता है संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम क्या होता है? आपको कोई भी पूर्वाग्रह अपनाने के लिए पहले उसके लक्ष्य के बारे में आपको बताया जाएगा कि यह इसका लक्ष्य क्या है, साथ ही साथ उसके पीछे छिपे तर्कों को या जिन संसाधनों के आधार पर वह पूर्वाग्रह बना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है और हमने पूर्वाग्रह बना लिया कि बिल्ली ये जब रास्ता काटती है तो हमारे साथ कुछ अशुभन होने वाला होता है या कुछ अशुभ होने वाला होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम ये पूर्वाग्रह बनता कैसे है, इसके लिए जो आपके सीनियर होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, वो आपसे बताते हैं कि बिल्ली जब रास्ता काटती है, मेरा रास्ता काटा था, मैं गया था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई थी। तो ये कुछ उन्होंने तथ्य बताए, उन्होंने लक्ष्य बताया कि आप जो करने जा रहे हो वह इसके कारण नहीं हो पाता है। तो जब ऐसी सूचनाएं आपको दी जाती हैं, आपके मन में ऐसे संज्ञान बनाए जाते हैं, तो इसके आधार पर ऐसे पूर्वाग्रह बन जाते हैं कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो क्या होता है, अशुभ होता है, अर्थात हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, थोड़ी देर बाद जाना चाहिए। कभी कभी एक कहीं कहीं पर स्थानीय लेवल पर होता है कि चाय की टोक, यदि आपसे बोल दिया जाता है कि चाय पियोगे, आपने बोला हाँ ठीक है पी लेते, फिर बोला नहीं नहीं मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है, तो वहां पर बोला जाता है कि जब कभी चाय की टोक लगा दी जाए तो आपको चाय पीकर ही जाना चाहिए। अर्थात चाय पीने से मतलब नहीं है, मतलब होता है आप थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद जाइए। क्यों? क्योंकि यदि आप रुकते नहीं हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो ये क्या बन जाते हैं, पूर्वाग्रह बन जाते हैं। कभी किसी के साथ हुआ होगा, वह उसके तर्कों को आपके सामने प्रस्तुत करता है, आपके संज्ञान में डालता है और आप भी वैसे ही पूर्वाग्रह बना लेते हैं। अर्थात संज्ञानात्मक उपागम के द्वारा इस तरीके से पूर्वाग्रह बन जाते हैं। ध्यान रखना कि इस उपागम में जब भी पूर्वाग्रह बनते हैं वह समूह सदस्यों एवं बाह्य समूह सदस्यों में थोड़ी सी भिन्नता के आधार पर होते हैं। अर्थात इन उपागमों में भिन्नता होती है। कैसे? मान लीजिए आपके एक गांव में या आपके एक शहर में या किसी स्थान पर वो का उपागम अलग होते हैं। जैसे कहीं पर बिल्ली को अशुभ माना जाता है तो कहीं पर किसी और जानवर को अशुभ मान लिया जाएगा। कहीं पर माना जाएगा कि यदि गिलहरी रास्ता काटती है तो शुभ होता है, कहीं पर माना जाएगा कि आपको भरी गगरी मिल जाती है तो शुभ होता है। अर्थात यह जो उपागम बनता है संज्ञान के आधार पर, वह हर स्थान में अलग अलग बनता है, उसमें हर सदस्यों के अंतर्गत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला होता है परिस्थितिजन्य उपागम। परिस्थितिजन्य उपागम से क्या मतलब होता है? अर्थ यह है उन कारणों पर जोर दिया जाता है इसमें जो व्यक्ति के तात्कालिक वातावरण से संबंधित होते हैं, अर्थात परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। मतलब आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, आप जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, उसके आधार पर आपके मन में कुछ पूर्व धारणाएं बना दी जाएंगी। कैसे बना दी जाएंगी? आखिर वो कौन कौन से उपागम हैं? तो यह 3 कारकों पर निर्भर करते हैं और वह उपागम है जनसांख्यिकीय विशेषता। जैसे कि जनसांख्यिकीय विशेषता से क्या होता है, मान लीजिए किसी स्थान पर किसी एक कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है और दूसरी कम्युनिटी की संख्या कम है, तो जिस कम्युनिटी की संख्या या जिस समूह की संख्या ज्यादा होगी वह अपने आप को सर्वोपरि रखने का विचार करेगा, सर्वोपरि रखने का प्रयास करेगा, और जिसकी संख्या कम होगी उनको दबाने का प्रयास करेगा।
अर्थात वह अपने आप को सर्वोच्चता के स्थान पर लेकर कुछ ऐसे नियमों को बनाएगा, अपने बच्चों के अंतर्गत ऐसे पूर्व धारणाएं बना देगा जिसके आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति उनके मन में कुछ ऐसी पूर्व धारणाएं बन जाएंगी कि ये लोग असभ्य हैं, ये लोग अशिक्षित हैं, ये लोग कमजोर हैं। तो जनसांख्यिकी के आधार पर भी बन जाते हैं। और किस पे आधार बनते हैं? सामाजिक अधिगम के द्वारा। सामाजिक अधिगम क्या होता है? किसी स्थान पर कोई नियम चलता है तो किसी स्थान पर कोई और नियम चलता है, तो उसके आधार पर भी पूर्व धारणाएं बन जाती हैं। जैसे कि जब आप कभी एक उच्च वर्ग में जाते हो या शहरों में रहते हो तो वहां पर टेबल और कुर्सी के साथ बैठकर खाना खाया जाता है, टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाया जाता है। वहां पर ऐसी पूर्व धारणाएं बना दी जाती हैं कि आप एक सभ्य व्यक्ति हैं तो सभ्यता के साथ बैठकर खाइए। लेकिन जब आप गांव में जाते हो तो वहां पर नियम होता है कि आप नीचे थाली रखकर पालथी मारकर बैठते हैं और उसमें खाना खाते हैं। गांव में आप हाथों से खाना खाते हैं, जब आप शहरों में पहुंच जाते हो तो वहां चम्मच स्पून का उपयोग करते हैं। तो वो क्या होते हैं? हर समाज में हर स्थान पर अलग अलग अधिगम, अलग अलग नियम बने होते हैं। उसके आधार पर आपके मन में पूर्व धारणाएं बन जाती हैं कि यह चीज तो ऐसी ही होती है और इसको करने से हमारी भलाई होती है। और क्या होता है? नौकरी में प्रतियोगिता। जब कभी नौकरी में प्रतियोगिता होती, आपको नौकरी चाहिए होगी, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ पूर्व धारणाएं बना लेंगे। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हम आरक्षण का ले लेते हैं। आरक्षण में क्या होता है? मान लीजिए कोई 3 वर्ग हैं, एक है जनरल, एक है ओबीसी, एक है एससी और एक है एसटी। अब संख्या है पदों की 100। अब मान लीजिए 100 संख्या पदों की है। इसमें मान लीजिए 50 पद अनरिजर्व रख दिए गए, है ना। यहां पर 15 पद ओबीसी को दे दिए गए, 15 पद एससी को दे दिए गए और 20 पद जो है एसटी को दे दिए गए। अब जब कभी सिलेक्शन होता है और मान लीजिए कोई जनरल का बच्चा कटअप 70 जाता है और वह 69 नंबर लाके रुक जाता है, ओबीसी का बच्चा 69 पे सिलेक्ट हो जाता है और वह 68 पर जाकर रुक जाता है, और ऐसे ही एससी एसटी में क्या होता है? थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है। तो यह बच्चा अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए, यहां पर एसटी का बच्चा अपने आप को, एससी का बच्चा अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए ऐसी अवधारणाएं बना लेता है कि जो नीचे वाली कम्युनिटी है वह कम शिक्षित है, वह कमजोर है, अर्थात उसका कम नंबरों पर सिलेक्शन हो गया और मेरा उच्च नंबरों पर भी नहीं हुआ। वह तथ्यों पे नहीं जाता कि उससे ज्यादा वाले नंबर के भी बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, वह उनमें कमजोर है, वो इसको नहीं मानता। वो हमेशा प्रतियोगिता में अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए, फेल होने के डर से अपने आप को सही पुष्ट करने के लिए ऐसी पूर्व धारणाएं बना लेता है कि जो निचले वाली कम्युनिटी है वह कमजोर है, वह पढ़ाई नहीं करती है, और जो उच्च वाली कम्युनिटी है वह बहुत शिक्षित है, वह बहुत पढ़ने वाली है। तो ये क्या होती हैं? कुछ पूर्व धारणाएं बन जाती हैं जो कि स्थान के स्तर पर या नौकरी में प्रतियोगिता के आधार पर या जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर बनती हैं। मतलब ये क्या होती हैं? परिस्थितिजन्य होती हैं, हमेशा नहीं बनी रहेंगी। ये कभी कभी जब जब जैसी जैसी स्थिति आएगी तब तब बनेगी। कभी जहां जनसंख्या विशेषता होगी वहां पर जनसंख्या विशेषता के आधार पर, जहां कभी ऐसा नियम होगा तो नियम के आधार पर, और जब कभी नौकरी की बात होगी तो नौकरी के आधार पर ये अधिगम बन जाते हैं। एक होता है मनोवैज्ञानिक अधिगम। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? मनोवैज्ञानिक तौर पर आपके मन में ऐसे दबाव बनाए जाते हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे आपके मन में क्या बन जाए? पूर्व धारणाएं बन जाएं, जनरेट हो जाएं। कैसे कैसे? जैसे कि कुंठा, चिंता, असुरक्षा। ऐसी जब स्थिति आपके सामने आती है तो कहा जाता है कि इनसे निजात पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से नहीं चलते, इस नियम के अनुसार नहीं चलते हैं तो ये आपके जीवन में बनी रहेंगी, ये कुंठा बनी रहेगी, ये चिंता बनी रहेगी, असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। जैसे कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्मों में कहा जाता है कि सुबह उठ के आप नहा धोकर पूजा पाठ करिए, भगवान के लिए अगरबत्ती लगाइए। ये पूर्व धारणाएं बन गई कि भगवान के लिए अगरबत्ती लगाने से शुभ होता है, हमारा दिन अच्छा जाता है, जितनी भी चिंताएं होती हैं वो चिंताएं सब भगवान हर लेता है। तो यह पूर्व धारणाएं बना ली जाती हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान के दिमाग पर यह प्रभाव डाला जाता है, यह दबाव डाला जाता है कि यदि आप सुबह उठकर नहा धोकर अगरबत्ती नहीं लगाते हैं तो आप इन चीजों के शिकार हो जाएंगे। अर्थात इनके पीछे तर्क क्या है, इनके पीछे न्याय क्या है, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ दबाव बनाकर आपके मन में पूर्व धारणाओं को बना दिया जाता है।
एक होता है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम क्या होता है? समाज में संस्कृति को सभ्य और सुरक्षित रखने के लिए कुछ पूर्व धारणाएं बना दी जाती हैं, कुछ नियम बना दिए जाते हैं और उन नियम के आधार पर कुछ पूर्व धारणाएं बना दी जाती हैं कि आप इनके अनुसार ही कार्य करें क्योंकि यह आपकी संस्कृति के लिए सही है। इनमें क्या होता है देखते हैं। इसमें पूर्वग्रह के विकास, संपोषण एवं उद्भव में संस्कृति एवं समाज शास्त्रीय कारणों पर बल दिया जाता है। इनमें धार्मिक समूहन, शिक्षा का प्रभाव, नगरीकरण और सामाजिक वर्ग और जाति आदि आते हैं। अर्थात आपके मन में जो भी विचार बनते हैं, जो भी पूर्व धारणाएं बनती हैं, वह निम्न आधार पर बनाई जाती हैं। जैसे शिक्षा के आधार पर बना दी जाएंगी, नगरीकरण के आधार पर बना दी जाएंगी या फिर जाति के आधार पर। उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चों को प्रारंभ से ही माता पिता भी और स्कूल में भी सिखाया जाता है कि आप सुबह सुबह उठकर धरती माँ को स्पर्श कीजिए, धरती माँ के चरण स्पर्श कीजिए, साथ ही साथ अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, बड़ों का आदर करिए, छोटों से प्रेम करिए। अर्थात एक पूर्व धारणा बना दी जाती है कि यह हमारी संस्कृति की देन है, संस्कृति को सुरक्षित रखती है और इंसान को सभ्य बनाती है। अर्थात इसके आधार पर ऐसी पूर्व धारणाएं गढ़ दी जाती हैं कि यदि आप इस तरीके से नहीं चलते हैं तो आप संस्कृति के विरुद्ध जाते हैं, आप समाज के विरुद्ध जाते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है? उन पूर्व धारणाओं को अपने शरीर में अपना लेता है और उन पूर्व धारणाओं को बनाने लगता है। ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में क्या होता है? इतिहास के आधार पर हमारे कटु जो अनुभव होते हैं, इतिहास को पढ़कर किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी देश के विषय में हमारे जो अनुभव होते हैं, हम जो उनके विषय में सोचते हैं, समझते हैं, उसके आधार पर हमारे मन में क्या बन जाता है? पूर्व धारणाएं बन जाती हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण हम पाकिस्तान का ले लेते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान ने कई बार भारत पर अटैक किया, बगैर किसी कारण के अटैक किया। अर्थात भारत उससे कुछ नहीं बोल रहा था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान बार बार भारत पर अटैक किए जा रहा। तो हमारे मन में एक आतंकवादी की छवि बन जाती है पाकिस्तान के प्रति, क्योंकि हमने इतिहास से देखते आ रहे हैं कि इतिहास से प्राचीन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और भारत से 1947 में जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद से ही एक बार जम्मू कश्मीर पर अटैक करते हैं, एक बार फिर भारत पर अटैक करते हैं, कारगिल पर अटैक होता है, कई बार अटैक करते हैं। तो इसके जो अटैक करने की प्रवृत्ति से हमारे जो कटु अनुभव होते हैं, जो ऐतिहासिक उपागम होते हैं, उसके आधार पर हमारे मन में एक छवि बन जाती है पाकिस्तान के प्रति कि पाकिस्तान तो कैसे होते हैं? आतंकवादी होते हैं। एक पूर्व धारणा बन जाती है और हम किसी भी पाकिस्तानी को देखते हैं तो उसे हमेशा और हमेशा ही किसकी नजरों से देखते हैं? आतंकवादी की। ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्व धारणाएं जो बन जाती हैं यह ऐतिहासिक उपागम के आधार पर बनती हैं और इतिहास के कटु अनुभव के आधार पर बनती हैं। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें व्यक्तियों के आपस में बिगड़ते संबंध, आर्थिक संघर्ष, अत्याचार एवं अन्याय की अति जैसी अनुभूतियां पाई जाती हैं। ये कब पाई जाती हैं? जब हम इतिहास से इसका अनुभव करते हैं। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के कारण एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति विकसित होती है, होकर धीरे धीरे पूर्वाग्रह का रूप धारण कर लेती है। अगले बात करते हैं हम पूर्वाग्रह के प्रभाव की। ये तो हमने देखा कि पूर्वाग्रह के उपागम कैसे बन रहे थे, पूर्वाग्रह का विकास कैसे हो रहा था। अब हम अध्ययन करते हैं कि पूर्वाग्रह के आखिर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्या पूर्वाग्रह के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं या पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? मन में आता है कि कभी कभी तो पूर्वाग्रह अच्छे के लिए भी होता है और कभी कभी इससे बहुत ज्यादा अस्पृश्यता फैलती है, असमानता फैलती है और संघर्ष की प्रक्रिया एक बन जाती है समाज में। तो दोस्तों, यदि हम इसके प्रभाव को देखें तो प्रभाव हमें दो रूपों में दिखाई देते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। पहले हम देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि पूर्वाग्रह से आखिर नकारात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। हमने जब इसकी प्रकृति पढ़ी थी, जब इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था कि पूर्वाग्रह प्रायः नकारात्मक होते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह से ही विभेद बनता है, विभेद होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए यह संतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है, इसलिए उसके आधार पर इसे सकारात्मक मान लिया जाता है। लेकिन यह समाज, देश की गति को अवरुद्ध करता है, इस आधार पर इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है। चलिए हम देखते हैं सकारात्मक कैसे प्रभाव डालता है। जो सबल समूह होते हैं, उच्च वर्ग होते हैं, उनके मध्य भाईचारे एवं एकता के संबंध में तेजी से विकास करता है पूर्वाग्रह।
क्यों? क्योंकि लोगों में पूर्वाग्रह बन जाता है कि ये जो सोसाइटी है, जो प्रभावकारी लोग होते हैं, सबल लोग होते हैं, जो हर तरीके से सबल होते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उन लोगों में एक पूर्व धारणा बन जाती है कि ये जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो स्वच्छ है, सुंदर है और रहने लायक है। तो वह क्या करते हैं, उसको और अच्छा बनाने के लिए उसका विकास बहुत तेजी से कर पाते हैं। क्यों? कि उनकी पूर्व धारणाएं बन जाती हैं कि समाज की, सोसाइटी को हमें हर समाज से, देश से अलग लेके चलना है और बहुत तीव्र गति से ऊपर उठाना है। उसी तरीके से दूसरा क्या है कि व्यक्तियों के अंदर की दमित इच्छाओं और कुंठाओं की पूर्ति करता है। कैसे? जैसे कि गांव स्तर पर आप देखते हैं अस्पृश्यता बहुत ज्यादा होती है। जो उच्च वर्ग होता है वो निचले वर्गों के लोगों से छुआछूत की भावना से देखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति निचले वर्ग का निकल रहा है और उसको देखकर आप दूर हो जाते हैं, या उसको आप झटकार देते हैं, या उसको आप धक्का दे देते हैं, या उसको वहां से भगा देते हैं, तो आपको एक आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं उच्च वर्ग का था और मेरा प्रभुत्व यहां पर बना हुआ है। जो निचला वर्ग था वह दबा कुचला वर्ग था और उसको मैंने भगा दिया। तो क्या होता है? एक आत्मसंतुष्टि का भाव देता है। दूसरा क्या होता है? सबल समूहों के मध्य प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता की आवश्यकता की संतुष्टि को पैदा करता है। इसी आधार पर सबल समूह जो रहेगा उसको क्या लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, देखो मेरे से सामने वाला डर गया। तो ये क्या करता है? उसकी श्रेष्ठता, उसकी प्रतिष्ठा को क्या है, बढ़ावा देता है। उसकी प्रतिष्ठा की जो आवश्यकता होती है उसे संतुष्ट करता है। और क्या होते हैं? इसके द्वारा समाज का लाभान्वित समूह अलाभान्वित समूह या निर्बल समूह के सदस्यों के प्रति आक्रामणकारी व्यवहार कर अपनी कुंठा और निराशा को दूर करता है। जिस तरीके से इसमें हम क्या सबसे अच्छा उदाहरण आरक्षण का ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए SC ST जनरल OBC में आरक्षण है, तो इसमें क्या होता है? जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा वो अपनी कुंठाओं को, वो अपनी गुस्सा को निर्बल समूह जो रहेगा जिसके लिए आरक्षण दिया जा रहा है उससे क्या करेगा? दमित करेगा। उससे अपनी क्रोधी की भावना जो होगी वो निकालेगा। वो बोलेगा कि अरे ये तो असभ्य हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो कम नंबरों पे पास हो जाते हैं, सिलेक्शन लायक तो हम लोग हैं, हम लोगों को निकलना चाहिए। तो क्या होता है? जो सबल समूह होते हैं, जो उच्च होते हैं, वह ये नहीं देखते हैं कि इनकी परिस्थिति क्या है, किस तरीके से ये पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं? वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनका कम नंबरों में पास हो गए और हमें क्या है, ज्यादा नंबर लाने पड़े। तो यहां पर जो सबल समूह होगा, जो समाज का लाभान्वित वर्ग होगा, वह क्या करेगा? अलाभान्वित वर्गों के लिए क्या करेगा? तुच्छ दृष्टि से देखेगा, आक्रमणकारी रवैया दिखाएगा। ध्यान रखना, यहां पर दोनों तरीके से होगा। एक जिसको आरक्षण मिला है उसका और जिसको नहीं मिला है उसका, दोनों एक दूसरे के प्रति आक्रामक रवैया अपनाएंगे। जैसे कि अभी मैंने दिया कि जो जनरल समूह है वो OBC के प्रति या SC ST के प्रति आक्रामक रूप अपना रहा है, इसी तरीके से OBC और SC ST भी जनरल के प्रति क्या करेंगे? आक्रामक रूप निभाएंगे। कैसे निभाते हैं? तो सीधी सी बात है, वो क्या बोलते हैं कि अरे ये तो बचपन से ही बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े आ रहे हैं, हमें तो स्कूल ही नहीं मिला है, इसलिए ये होता है, इसलिए वो होता है। इसमें क्या होता है? वो भी कुंठा जो उसके मन में भरी होती है, जो क्रोध की भावना भरी होती है, ये निकलती है। ये धनात्मक नहीं है, ये समाज को तोड़ता है कई वर्गों में। यह पढ़े लिखों की पहचान नहीं होती, ये सबल समूहों की पहचान नहीं होती, लेकिन एक सकारात्मक रूप में एक वर्ग के लिए ये कुछ संतुष्टि देता है, इसीलिए हम इसे सकारात्मक अर्थों में समझते हैं। नकारात्मक इसके प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। सांप्रदायिक सद्भावना ना होने के कारण राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा उपस्थित करता है। अब इससे क्या होगा? मुद्दा ले लेते हैं हम आरक्षण का। आरक्षण में क्या होता है? वर्ग जो पूरा देश है वो एक भाग में ना रहकर, एकता में न रहकर बहुत सारे वर्गों में टूट जाता है। जनरल अपने आप को अलग देखता है, OBC अलग देखता है, SC अलग देखता है, ST अलग देखता है। अर्थात सभी वर्ग क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति आक्रोशित दृष्टि से देखते हैं। सब अपना ही हित चाहते हैं, दूसरे के हित से उसे कुछ मतलब नहीं होता। वह पूर्व धारणा ही बना लेते हैं और एक राष्ट्र को कई राष्ट्रों में तोड़ देते हैं। इससे देश की अखंडता क्या होती है? टूट जाती है। अखंडता को खतरा बना रहता है, सांप्रदायिकता फैलती है, दंगे जन्म लेते हैं। अगला क्या होता है? सरकार और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही होती हैं जिससे लोगों का भला हो, वह योजनाएं सही तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं। समाज में द्वेष, शत्रुता, आक्रामकता एवं विघटन बढ़ता है। इससे क्या होता है? समाज में जो वर्ग हैं एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखते हैं,
द्वेष की भावना रखते हैं, आक्रामकता की भावना रखते हैं, विघटन की भावना रखते हैं, साथ ही साथ क्या करेंगे, एक दूसरे से दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, देश की जो अखंडता है वो धीरे 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 टूटती जाएगी। इससे उत्पन्न विनाश और कलह से सामाजिक प्रगति में बाधा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज प्रगति कब कर पाएगा, जब हम सब लोग साथ में मिलकर विकास करेंगे। लेकिन यदि हम एक दूसरे से ही प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, एक दूसरे को कुंठा या आक्रोशित दृष्टि से देखेंगे, तो क्या देश सफल हो पाएगा या देश विकास कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रगति में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। और क्या होता है, यह विभिन्न रूढ़ियों एवं परंपराओं के आधारित होते हैं। किस किस पर? रूढ़ियों पर और परंपराओं पर, जो व्यक्तियों के वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रूढ़ियां होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो वैज्ञानिक आधार पर नहीं बनती हैं। इसलिए ये जो पूर्वाग्रह आपके बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूढ़ियां और परंपराओं के आधार पर बन रहे हैं। और इन्हीं रूढ़ियों और परंपराओं के कारण जो विज्ञान की प्रगति है, विज्ञान का विकास है, उसमें भी क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। यह मंदविष की तरह कार्य करता है तथा राष्ट्र समाज को भीतर से खोखला करता जाता है। तो जो पूर्वाग्रह है वो उसके अर्थ में, यदि नकारात्मक अर्थ में देखा जाए, तो बहुत ही व्यापक तरीके से क्या करता है, देश को खोखला करता है, देश पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए तो आपके सिलेबस में पूर्वाग्रह और विभेद को जोड़ा गया है और समझाया गया है कि यह पूर्वाग्रह किस तरीके से व्यक्ति की मनोवृत्ति में समाहित हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना को जन्म देते हैं। एक प्रशासक का कर्तव्य होता है, एक प्रशासक के गुण होना चाहिए कि उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। वो जब भी निर्णय ले तो बगैर किसी पूर्वाग्रह के ले, वह तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर ले। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या गिलानी की भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको ये पूर्वाग्रह जैसा सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्वाग्रह के आधार पर आखिर विभेद कैसे होता है, पूर्वाग्रह और विभेद में आखिर संबंध क्या है। तो पूर्वाग्रह तो आपको समझ में आ गया कि पूर्वाग्रह क्या होता है। आपकी जब मनोवृत्ति किसी समाज के प्रति बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी मानवता के, बिना किसी ज्ञान के बन जाती है, तो वह क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। और जब वही आपके व्यवहार में उत्पन्न हो जाता है, अर्थात व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति जो होती है पूर्वाग्रह की, वो क्या कहलाती है, वही विभेद कहलाता है। जैसे कि आपका किसी समाज के प्रति क्या है, एक पूर्वाग्रह बन गया कि इस समाज के लोग असभ्य होते हैं। तो जब आप उस समाज के लोगों को देखेंगे तो आप उसे क्या है, अस्पृश्यता की दृष्टि से या हीन भावना की दृष्टि से देखेंगे और आप ऐसे व्यवहार करने लगेंगे कि यह व्यक्ति हीन है और उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाए। तो ये जो व्यवहार में आपकी मनोवृत्ति उतर गई, जो विभेद की भावना थी, जो पूर्वाग्रह की भावना थी, जो आपके मन में, जो आपके व्यवहार में उतर गई, वही कहलाता है विभेद। विभेद में किसी विशेष समूह में सदस्यता के कारण उस समूह के सदस्यों के साथ अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से व्यवहार किया जाता है। अर्थात आप जिस समूह के सदस्य हैं, उन सदस्यों के प्रति आप क्या है, पूर्वाग्रह के आधार पर या तो आपका व्यवहार अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। आगे बात करें तो विभेद का स्वरूप कैसा होता है, यह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। समझ रहे हैं, जो विभेद होगा वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। कैसे, समझने का प्रयास करते हैं। मनोवृत्ति किसी भी वस्तु या समाज के प्रति या व्यक्ति के प्रति जब आपकी बनती है, मनोवृत्ति में जब पूर्वाग्रह आ जाता है तो पूर्वाग्रह के आधार पर दो स्थिति बनती हैं। आप जिस समूह के सदस्य हो उसमें आपको अच्छाइयां दिखने लगती हैं। जो पूर्वाग्रह बनते हैं वो अच्छे कारणों से बनते हैं, तो आप जिस तरीके का व्यवहार करेंगे वह होगा सकारात्मक व्यवहार। लेकिन आप जब दूसरे वर्ग के प्रति, समाज के प्रति जो पूर्वाग्रह रखते हैं वो नकारात्मक रखते हैं, तो जब आप व्यवहार करेंगे तो वो कैसा होगा, नकारात्मक होगा। अर्थात इसका स्वरूप सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। विभेद का जन्म किससे होता है, पूर्वाग्रह से ही होता है, क्योंकि पूर्वाग्रह आपका जैसा बनेगा वैसा ही आप विभेद करेंगे। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो जाति व्यवस्था जिसमें सवर्ण वर्ग के व्यक्ति दलित एवं अपने से भिन्न वर्गों को संस्तरण निम्न स्थान पर रखते हैं। क्या होता है, जैसे भारतीय संदर्भ में हम प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं, 4 वर्ग थे। प्रारंभ काल में
कर्म के आधार पर थे, फिर धीरे धीरे वो जन्म के आधार पर बन गए। तो जो उच्च वर्ग होता है, तो उच्च वर्ग अपने से निचले वर्गों को या अपने से भिन्न वर्गों को एक संस्तर के आधार पर डिवाइड कर देता है कि यह हमसे निचले हैं और इनसे निचले ये हैं। इससे क्या होता है, इससे एक हीन भावना जन्म लेने लगती है और इससे क्या है, समाज में विभेद बढ़ने लगता है। पूर्वाग्रह एवं विभेद दोनों प्रायः साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब आपके पूर्वाग्रह बनेंगे तभी आप पूर्वाग्रह के आधार पर व्यवहार करेंगे और व्यवहार के आधार पर विभेद जन्म लेगा। तो यह जब साथ साथ चलते हैं, जहां भी उत्पन्न होते हैं वहां पर समाज के समूहों में अंतर्द्वंद उत्पन्न होने लगता है या अंतर्द्वंद की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्द्वंद की संभावना कैसे बढ़ जाती है, मैंने अभी बताया कि 4 वर्ग हैं, ए, बी, सी और डी। यदि ये अपने आप को उच्च स्थान पर रखता है तो वो कुछ ऐसे नियम बना लेगा कि वह इन लोगों को सेवक की तरीके से ट्रीट करेगा, सेवक बनाना चाहेगा, और ये वर्ग भी अपने आप को उच्च स्थान पर ले जाना चाहेंगे। ये भी संघर्ष करेंगे कि ए क्यों उच्च स्थान पर है, बी बोलेगा मैं क्यों नहीं हूं, सी बोलेगा मैं क्यों नहीं हूं, डी बोलेगा मैं क्यों नहीं हूं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इन चारों वर्गों में कैसी स्थिति हो जाती है, अंतर्द्वंद की स्थिति हो जाती है, संघर्ष की स्थिति जन्म लेने लगती है। भारतीय समाज में धर्म, जाति, लिंग, बीमारियां, शारीरिक विकलांगता पर पूर्वाग्रह युक्त व पूर्वाग्रह रहित भेदभाव एवं विभेद से दुखित घटनाओं की उपस्थिति अधिकांशतः देखने को मिलती है। इस तरीके से भारतीय समाज में क्या है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समाज हैं, बहुत सारे जातियों के कारण दुख भी होते हैं, शारीरिक विकलांगता भी होती है, शारीरिक दुख भी होते हैं। अर्थात जो मनुष्य होता है उसमें विभेद होते हैं, कई प्रकार का मनुष्य होता है, उसमें शारीरिक विभेद भी होता है, मानसिक विभेद भी होता है और सामाजिक विभेद भी होता है। सामाजिक विभेद के अंतर्गत हम समाज को रख लेंगे, जाति को रख लेंगे, धर्म को रख लेंगे। शारीरिक विभेद के अंतर्गत हम विकलांगता को रख लेंगे, रोगों को रख लेंगे या हष्टपुष्ट शरीर को रख लेंगे। तो इस तरीके से जो विभेद होते हैं, जो भिन्नता पाई जाती है मानव में, उसके आधार पर लोग एक दूसरे के प्रति क्या पूर्वाग्रह बना लेते हैं और उस पूर्वाग्रह के आधार पर क्या करते हैं, विभेद करने लगते हैं और इस विभेद से दुखित घटनाएं सामने को आने लगती हैं, सामने देखने को मिलती हैं। भारतीय संविधान द्वारा इस तरह के विभेद एवं पूर्वाग्रह को कानूनी रूप से रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। बहुत कानून बनाए गए हैं, जैसे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया है 1955, और भी हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 का समावेशन किया गया है। समानता के आधार पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, इन सब का समावेशन किया गया है कि समाज में समता स्थापित हो सके। उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, SC/ST एक्ट बनाया गया है, अस्पृश्यता निवारण कानून बनाया गया है। तो इनके आधार पर ये जो विभेद होता है इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है, परंतु फिर भी विडंबना यह है कि उसके बाद भी पूर्वाग्रह के आधार पर विभेद जैसी प्रवृत्तियां सक्रिय रूप से हमें देखने को मिलती हैं। इतने सारे कानून हैं, उस कानून के बाद भी समाज में ये डर नहीं है कि यदि हम किसी समाज को हीन भावना से देखते हैं या उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या दंड होगा। वह उसको नकार कर, संविधान को नकार कर ये जो प्रथाएं होती हैं ये बनाए रखते हैं। हमें दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं जिसके आधार पर आप देखेंगे कि पूर्वाग्रह के आधार पर लोग एक दूसरे से विभेद की भावना रखते हैं। तो ये तो हमने भारतीय संदर्भ में देखा। अब समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्वाग्रह एवं विभेद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पूर्वाग्रह की विशेषताएं तो हम समझ चुके हैं, अब आखिर विभेद भी यदि समाहित है तो दोनों की विशेषताएं क्या होंगी जो एक सी हों। तो दोनों कैसे होते हैं, वास्तविकता से नहीं होते, इनका संबंध जो है वास्तविकता से नहीं होता। पूर्वाग्रह जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बिना तर्कों के बनते हैं, वह बातों के आधार पर बना लिए जाते हैं, प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़ियों के आधार पर बना लिए जाते हैं। तो इस आधार पर जब बनते हैं तो उनमें वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता। इसी तरीके से जो विभेद होता है उसमें भी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि ये सीधे सीधे पूर्वाग्रह के आधार पर बनते हैं और पूर्वाग्रह रूढ़ियों के आधार पर बनते हैं। दोनों क्या होते हैं, संवेग युक्त होते हैं, अर्थात इनमें संवेगात्मक भाव अधिक पाया जाता है। यह संवेगों के आधार पर ही बनते हैं। यह विवेकहीन होते हैं, इनमें विवेक या सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये नहीं पता कर पाते हैं या डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। क्या हम किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं तो वह सही है या गलत है।
इसके आधार पर व्यक्ति इतना सोचने समझने की क्षमता खो देता है, वो विवेकहीन हो जाता है। वह सिर्फ पूर्वाग्रह के द्वारा जो बनी गई अवधारणाएं हैं उनका ही पालन करता है और उसी के आधार पर विभेद का भी पालन करता है। इन दोनों का संबंध कार्यात्मक होता है, जिसमें व्यक्ति अपना फायदा देखता है। अर्थात व्यक्ति विभेद कब करता है, पूर्वाग्रह कौन कौन से बनाता है, तो वही पूर्वाग्रह बनाता है जिसमें उसका खुद का फायदा हो। उसे समाज से मतलब नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति से मतलब नहीं होता, उसके साथ मानवता का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, किस तरीके से उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, उससे मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, अपने फायदे के आधार पर पूर्वाग्रह बनाता है, पूर्वाग्रह को अपनाता है और उसके आधार पर विभेद करता है। तो इसकी विशेषताएं हैं पूर्वाग्रह और विभेद की कि दोनों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, संवेग युक्त होते हैं, विवेकहीन होते हैं और संबंध कार्यात्मक होता है, अर्थात खुद का फायदा देखता है व्यक्ति इसमें। अब बात करते हैं हम पूर्वाग्रह एवं विभेद को कम करने के लिए आखिर कौन कौन सी ऐसी विधियां अपनाएं ताकि समाज में समता फैले, समरसता फैले और लोग एक साथ रहें और जो रूढ़ियां हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनकी समाप्ति हो। लोग पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय ना लें, लोग वास्तविकता से रूबरू हों। तो समझते हैं हम कि पूर्वाग्रह और विभेद को आखिर कैसे कम किया जा सकता है। तो चूंकि विभिन्न समूहों में संबंधों को उचित रूप देने के लिए उनमें परस्पर व्याप्त पूर्वाग्रह को दूर करना आवश्यक है, अतः इसे कम करने हेतु कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। आखिर वो तकनीकी क्या है, तो वह है सामाजिक विधान। जैसा कि हमने देखा है कि संविधान में कई बार ऐसे विधान रखे गए हैं, कई बार ऐसे संशोधन किए गए हैं, साथ ही साथ सरकार ने भी समय समय पर कई ऐसे कानून और विधान बनाए हैं जिसके आधार पर पूर्वाग्रहों की समाप्ति की जाए और जो अस्पृश्यता या जो संघर्ष की भावना समाज में जन्म लेती है उसका अंत किया जाए। तो सामाजिक विधान के आधार पर हम लोगों की जो मनोवृत्ति में जो विभेद जन्म लेता है, जो पूर्वाग्रह बनते हैं, उनको मिटा सकते हैं। उनके मन में डर पैदा कर कर, कानून का डर पैदा कर कर पूर्वाग्रहों को अपनाने से मनाही कर सकते हैं। जैसे सरकार ने कई बार प्रयास भी किया है, कई बार जैसे कि अस्पृश्यता समाप्ति हेतु अस्पृश्यता विरोधी कानून बनाया है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु कानून बनाए हैं, ताकि अंतरजातीय जब विवाह बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, लोगों में छुआछूत की भावना कम होती है, लोगों में अस्पृश्यता की भावना कम होती है। असंगत भूमिकाएं क्या होती हैं? मान लीजिए आप किसी वर्ग के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं, अर्थात एक पूर्वाग्रह बना के चलते हैं कि यह समाज जो है असभ्य है, इस समाज में रहने का सलीका नहीं है, यह समाज एक अभिशाप है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो आपको, यदि आप सामने वाले के प्रति इस तरीके की पूर्व धारणाएं बनाकर चलते हैं, उसके आधार पर उससे विभेद करते हैं, तो यदि आपको समूह में रख दिया जाए, उसके साथ भूमिकाएं निभाने के लिए कहा जाए, तो आप उस समूह से, उस समाज से परिचित होंगे, उसकी विशेषताओं के विषय में आपको जानकारी होगी और जब आप उसकी विशेषताओं को जान जाएंगे, उसकी खूबियों को जान जाएंगे, तो जो आपके पूर्वाग्रह उस समाज, उस संस्था के प्रति बने हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अर्थात पूर्वाग्रह की समाप्ति असंगत भूमिकाओं के आधार पर भी हो सकती है। समूह सदस्यता में परिवर्तन। समूह सदस्यता क्या होती है? मान लीजिए बहुत सारे समूह हैं, आप किसी समूह को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, आपके अंदर पूर्वाग्रह बन चुका है कि यह व्यक्ति बुरा है, यह संस्था बुरी है, और यदि आपको उस संस्था का ही सदस्य बना दिया जाए तो आप उस संस्था से जुड़ते हैं, उसके नियमों को जानते हैं, उसकी खूबियों का पता करते हैं, और जब आप उससे रूबरू होते हैं तो आपकी जो मनोवृत्ति में नकारात्मक परिवर्तन आया था, जिससे पूर्व धारणाएं बनी थीं, वह पूर्व धारणाएं क्या हो जाती हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और जब वह पूर्व धारणाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप जिस तरीके से विभेद को जन्म दे रहे थे, वह विभेद भी क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अंतर समूह संपर्क। अंतर समूह संपर्क में क्या होता है, लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनमें जो व्याप्त गलतफहमियां हो जाती हैं एक दूसरे समूह को लेकर, वो गलतफहमियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होता है इसके लिए, जैसे कि अभी एक बिग बॉस सीजन चल रहा है। बिग बॉस एक सीरियल आता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे भिन्न भिन्न व्यक्तियों को एक साथ लाकर कमरे में रख दिया जाता है। व्यक्तियों की मनोवृत्ति या पूर्व धारणाएं बना लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, लेकिन जब साथ में रहते हैं
उनको जब हेल्प मिलती है, उनको जब एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, तो कई लोगों के मध्य घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं, तो कई लोग एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं। तो क्या होता है, जब आप अंतर समूह संपर्क रखते हैं तो उस अंतर समूह से क्या हो जाएगा, आप उस समूह की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसको आपको जानने का मौका मिलेगा और आपके मन में जो पूर्वाग्रह बन चुके थे उस समाज या समूह के प्रति, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। शैक्षणिक कार्यक्रम चलाकर व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, उसको बताया जाए कि कोई भी चीज यदि आप अपनाते हैं तो उसके पीछे तर्क करना सीखिए, उसके पीछे के रीजन को जानने का प्रयास कीजिए। यदि आप तर्कहीन चीजों पर विश्वास करेंगे तो आप समाज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप समाज को अवनति के मार्ग पर ले जाएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम चलाकर सद्भावना एवं सामंजस्य बढ़ाने वाली ऐसी बातों को जोड़कर, भाईचारे की भावना को बढ़ाकर, मानवता को बढ़ाकर, सौहार्द को बढ़ाकर, इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूर्वाग्रह और विभेद को समाप्त कर सकते हैं। प्रचार करके, प्रचार कैसे, मीडिया के माध्यम से आप प्रचार कीजिए, समाज को एकता की दृष्टि से देखिए। आप समाज में फैली जो अस्पृश्यता है, समाज में फैले जो पूर्वाग्रह हैं, जो आडंबरवाद हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक कर भी पूर्वाग्रह और विभेद को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्वाग्रह और विभेद को समझने का प्रयास किया, उसके क्या कारण होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह कैसे बनता है, साथ ही साथ वह भारतीय समाज के लिए कितना हानिकारक है, इसको हमने जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने इसको अलमत करने का भी प्रयास किया कि आखिर हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पूर्वाग्रह और विभेद की प्रशासनिक जीवन में आखिर क्या आवश्यकता होती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें यह टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आपको समय समय पर कई बार ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां पर आपको निर्णय लेने होंगे। कोई दो वर्ग आपके सामने आ जाएंगे, ए और बी, आपको स्पॉट में निर्णय लेना होगा कि ए सही है या बी सही है, ए के पक्ष में निर्णय लिया जाए या बी के पक्ष में निर्णय लिया जाए। आपके सामने मेंस के पेपर में केस स्टडी भी आती है। केस स्टडी में भी आपको ऐसी भूमिकाएं निभाने के लिए कहा जाएगा कि आप एक जिले के कलेक्टर हैं और आपके सामने दो आरोपी आते हैं, दो लोग आते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग के प्रति, एक वर्ग जो है निचले वर्ग से आता है और एक वर्ग जो है उच्च तबके से आता है। अब आपको निर्णय लेना है आप किस वर्ग के प्रति जाएंगे। मान लीजिए ए वाला वर्ग है वो आपकी ही जाति का है, आपके ही धर्म का है, आपके ही समाज का है, और बी वाला है जिससे आप नफरत करते हैं, उस वर्ग उस जाति का है। आपके मन में ऐसी पूर्व धारणाएं बनी हैं कि बी जाति के लोग, बी धर्म के लोग इसी तरीके के होते हैं। अब आपके सामने वो दोनों आ जाते हैं, आपको निर्णय लेना है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसने अन्याय किया है और किसने न्याय किया है। तो यहां पर आप एक प्रशासक हैं, आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई पूर्व धारणाएं नहीं होना चाहिए। यदि आप पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आप एक सही प्रशासक या उचित प्रशासन में भाग नहीं लेते हैं, सही प्रशासक के गुण आपके अंदर विद्यमान नहीं होंगे। आपका अधिकार होता है, आपका कर्तव्य होता है कि आपको न्याय करना है। अब चाहे वह ए के पक्ष में हो या बी के पक्ष में हो, आपको निर्णय तर्कों के आधार पर, सबूतों के आधार पर और स्थिति के आधार पर लेना होगा। और यह कब कर पाएंगे, जब आपको पूर्वाग्रह की अवधारणा पता होगी, पूर्वाग्रह कैसे बनते हैं, मन में बैठ जाते हैं, किस आधार पर पूर्वाग्रह के आधार पर हम लोगों से विभेद करने लगते हैं। आपको पता चलेगा कि पूर्वाग्रह कैसे होते हैं, तर्कहीन होते हैं, मानवताहीन होते हैं। कोई एक व्यक्ति के आधार पर किसी पूरे वर्ग को यदि उस स्थिति में डाल दिया जाए तो वो क्या होगा, अन्याय होगा। और यह कौन करता है, यह पूर्वाग्रह करता है, पूर्वाग्रह के आधार पर बनता है। इसलिए आप किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर संपूर्ण वर्ग को, संपूर्ण समाज को स्थिति में नहीं रख सकते हैं जिस स्थिति में वह नहीं होना चाहिए। अर्थात आप एक व्यक्ति के कर्मों के आधार पर संपूर्ण समाज को नकार नहीं सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस समाज से आता है तो आपको तर्क देखने हैं, आपको स्थिति देखनी है, परिस्थिति देखनी है, आपके जो भी पूर्वाग्रह हैं उसके प्रति उनको क्या करना है, खत्म करना है, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है। तो ये टॉपिक जिस तरीके से हमने पढ़ा, इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, पूर्वाग्रह की अवधारणा को समझते हैं और अपने समाज के अंदर जिस तरीके की पूर्व धारणाएं चल रही हैं, पूर्वाग्रह चल रहे हैं,
जिनको हम अपनाए हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो आप आगे चलकर एक सफल प्रशासक बनकर उभरेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग रूढ़िवादिता को पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि रूढ़ियां किस तरीके से बनती हैं, रूढ़िवादिता होती क्या है और रूढ़िवादिता समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।